कंटिन्यूस क्रॉप लॉस होने की वजह से पापा का काफ़ी फसल में नुकसान हुआ, मार्केट में अच्छे रेट भी नहीं मिल पा रहे थे और उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कर्ज में आ गए। तो मम्मी ने मुझे एक चीज़ बोली कि बेटा तू चिंता मत कर, तू पढ़ने में अच्छा है ना, तू शहर जा, मेरी जो गोल्ड की ज्वेलरी है मैं तो वो बेच दूंगी। 3,000 रुपये से बिजनेस कैसे शुरू करना, तो मैंने थोड़ा और सोचा, रिसर्च करते हैं। मैंने अपने पापा के अलावा और किसानों से भी बात करना चाहिए और 1.5 साल के अंदर मेरे बिजनेस का टर्नओवर 40 लाख रुपए हो सकता है। 17 साल की उम्र में मेरा पहला फेल्ड स्टार्टअप हुआ और फेल्ड स्टार्टअप के साथ साथ मैं 9.5 लाख रुपए के कर्ज में भी आ गया। नमस्कार, मैं अंश पाटीदार। मैं बड़वानी जिले से आता हूं, जो कि एक मध्य प्रदेश का आदिवासी जिला है और उसी जिले के बोरलाय गांव से आता हूं। मैंने 19 साल की उम्र में 50 करोड़ रुपए का बिजनेस खड़ा किया है, जो कि एक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बिजनेस है। और मैं इस टॉक में आपको यह बताऊंगा कि कैसे मैंने 50 करोड़ रुपए का बिजनेस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से और एक छोटे से गांव से शुरू किया। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं आदिवासी जिले से आता हूं, मतलब हमारा जिला एक पिछड़ा हुआ जिला है, जहां पे ज्यादातर लोगों का रोजगार का माध्यम या तो लेबर है, या तो खेती किसानी है, या तो लोग मजदूरी करते हैं। वहां पर ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए इन्हीं प्रैक्टिसेस में जुड़े हुए हैं। मेरे पिताजी भी एक किसान हैं और मैं भी खेती किसानी से जुड़ा हुआ हूं। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं खेती किसानी से जुड़ा हुआ हूं, तो ना सिर्फ मेरे पिताजी पर मेरे दादा, मेरे परदादा भी खेती से जुड़े हैं और हमारा पूरे परिवार का जीवन व्यापन भी खेती से ही होता है। मैं आपको थोड़ा सा खेती किसानी के और अंदर लेके जाना चाहता हूँ। मेरे पिताजी सुबह मॉर्निंग में खेत में जाया करते थे और दिन भर खेती किसानी की जो प्रैक्टिस होते हैं, चाहे धूप हो, छाँव हो या दिन हो, रात हो, सभी समय एक किसान को काम करना होता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि किसान की जो खेत की लाइट है वो 12 बजे आती है, रात की 12 बजे अपनी नींद खराब करके उन्हें खेत में पानी देने के लिए जाना पड़ता था। तो काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन था। और ना सिर्फ मेरे पिताजी बल्कि मेरी माताजी भी उनके साथ जाके, मम्मी भी खेत में हाथ बटाया करती थी। तो जब मैं स्कूल चले जाया करता था तो मम्मी फिर पापा के साथ में खेत में जाते थे और जो भी खेती का काम होता था, जैसे बीज लगाने का है या फसल जब आ जाती है तो फसल के निकालने का समय होता है, इसी सभी चीज़ों में हेल्प करती थी। मम्मी के लिए भी काफ़ी स्ट्रगलिंग होता था, क्योंकि उन्हें सुबह उठ के घर का पहले पूरा काम करना होता था, घर का खाना बनाना होता था और उसके बाद फिर वापस खेत में जाना, तो उनका भी पूरा दिन ऑक्यूपाई हो जाता है इन सभी चीज़ों में। अब इस बीच मैं अपनी स्कूल जाया करता था, पढ़ाई में भी बचपन से ही थोड़ा अच्छा रहा हूँ, तो घर वालों की भी उम्मीद शुरू से अच्छी रही कि बच्चा बड़ा होके कुछ और करेगा, कुछ अलग करेगा, खेती से अलावा कुछ उठ के एक नौकरी करेगा या चाहे जो भी अपने जीवन में कुछ अलग करेगा, ये उनका सपना था। पर मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी पूरी जीवन को ही चेंज कर दिया। जो मेरा सपना था एक इंजीनियर बनने का, वो कैसे एक एंटरप्रेन्योर के रूप में तब्दील हुआ, वो आपको जानने को मिलेगा। तो जब मैं 15 साल की उम्र का था और 10वीं कक्षा में जब मैंने 91% स्कोर किए थे, तो मैं खुद भी बहुत खुश था, मेरा परिवार भी बहुत खुश था, क्योंकि अब मैंने सपना दिया था कि मुझे जो इंजीनियर बनने का सपना है, जो मैं आगे जाके इंदौर जाके पूरा करना चाहता था, जेईई की पढ़ाई करना चाहता था, तो वो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश था। पर वहीं पे पता चला कि कंटिन्यूस क्रॉप लॉस होने की वजह से पापा का काफ़ी फसल में नुकसान हुआ, मार्केट में अच्छे रेट भी नहीं मिल पा रहे थे और उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कर्ज में आ गए और अब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस कर्ज को रीपे कर पाए और मेरी आगे की स्कूलिंग जो है एक बड़े शहर में करा पाए। और स्थिति तो यहाँ तक भी थी कि हो सकता था मुझे प्राइवेट स्कूल से भी गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट होना पड़ता था। जब मैंने ये बात मतलब मुझे पता चली और अपने पापा की स्थिति को देखा, तो मुझे बहुत बुरा भी लगा और काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हुआ कि काफ़ी किसान जो है देश के, वो काफ़ी मेहनत करते हैं, पर फिर भी उन्हें उस लेवल पे अपनी फसल का रेट हो, चाहे अपनी फसल की पैदावार हो, नहीं मिल पाती थी। कंडीशन ये होती है कि किसान जब खेती करता है तो वो सबसे ज़्यादा रिस्क लेता है, क्योंकि जब उसकी फसल पकने का टाइम हो जाता है तब या तो बारिश आ जाती है, तो बारिश में पूरी फसल खराब हो जाती है, या उसे कीड़े खा जाते हैं, या ऐसी कई कारण हैं जो जो किसान के कंट्रोल में नहीं होता है, उसके कारण उसकी फसल खराब होती है। और किसान की यह स्थिति होती है कि जो जितना वो खर्च लगाता है अपनी फसल को ग्रो करने में, उतना भी नहीं मिल पाता। और ऐसी पूरी परामर्श के बीच में, ऐसी पूरे परिस्थिति के बीच में मेरा भी जीवन निकला है। अब जब मेरी परिवार कर्ज में आया और मेरे सपने टूटे, तो मैंने मम्मी से जब इस संबंध में बात करी, तो मम्मी ने मुझे एक चीज़ बोली कि बेटा तू चिंता मत कर, तू पढ़ने में अच्छा है ना, तू शहर जा, मेरी जो गोल्ड की ज्वेलरी है मैं तो वो बेच दूंगी और तुझे पर अच्छी पढ़ाई और अच्छी शिक्षा दिलाऊंगी। पर यार 15 साल की उम्र में जब मैंने सोचा कि यार मैं जीवन में आगे चले जाऊँगा, मैं इंदौर चले जाऊँगा, वहाँ रह लूँगा, पढ़ लूँगा, पर मेरे मन को उस चीज़ से शांति नहीं मिलने वाली थी। क्योंकि मेरे पापा की जो कंडीशन थी, मेरी मम्मी की जो कंडीशन थी, मेरी फैमिली कंडीशन थी, मैं उन्हें छोड़ के तो नहीं जा सकता था।
और मैंने सोच लिया था कि यार अब जो भी करना है वो इस गाँव में रह के करना है, चाहे पढ़ाई के रूप में करना है या चाहे कुछ और करना है। और अब मेरे सामने एक सबसे बड़ा जो लक्ष्य था, वो ये था कि मुझे अपनी 11वीं कक्षा की फीस भरनी थी। जी हाँ, 11वीं कक्षा की फीस मुझे खुद अपने पैसों से भरनी थी, ये मैंने टारगेट लिया था। जब पापा से इस संबंध में बात करी कि पापा मुझे भी कुछ करना है, तो पहले तो पापा ने मना कर दिया कि यार तू पढ़ाई कर, मैं मेरे सब देख लूँगा कैसे उसको मैनेज करना है। मम्मी ने भी मना कर दिया। तो मैंने उस चीज़ को थोड़ा-सा छोड़ा और गर्मी की छुट्टियाँ उस समय चालू हुई, 10th पास हुई, तो मैं खेती में पापा के साथ हेल्प करने जाता था। तो मैं सुबह पापा जब खेत में जाते थे, तो खाना-वाना खा के हम अर्ली मॉर्निंग हमारे घर में खाना बन जाता है, करीब 7-8 बजे खाना खेत में जिस दिन अर्ली जाना होता था, तो बना लेती थी मम्मी और हम खेत में जाते थे। तो वहीं से मुझे खेती-किसानी की जानकारी और मिली, कैसे फसल को उगाया जाता है, कैसे प्रोडक्शन आता है, कैसे फसल में प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, सभी के बारे में धीरे-धीरे जानने का मौका मिला। एक दिन पापा के साथ में मैं एक पेस्टिसाइड शॉप पे भी गया, जहाँ पे हम प्रोडक्ट खरीदने के लिए गए थे। उस पेस्टिसाइड शॉप पे जब दुकानदार ने पापा के सामने प्रोडक्ट रखे, तो 2 प्रोडक्ट रखे। दोनों प्रोडक्ट के प्राइस अलग-अलग थे, कंपनीज़ अलग-अलग थी, पर जो केमिकल कंटेंट था, वो तो सेम था। अब इतना तो मैं पढ़ा लिखा था कि वो चीज़ समझ पा रहा था कि दोनों में जो कंपोज़िशन लिखा था वो 41% लिखा था और पापा ने उसमें से महँगी वाली दवाई चूज़ करी। तो मैंने जब घर आके उनसे पूछा कि पापा आपने वो महँगी वाली क्यों करी? सस्ती में भी तो सेम चीज़ मिल रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि वो एक ब्रांडेड कंपनी की दवाई है और ब्रांडेड कंपनी की दवाई अच्छी होती है। अब मुझे इस बात में और उत्सुकता हुई जानने के लिए, चूँकि उत्सुक तो मैं रहा हूँ शुरू से, तो मैंने जब इंटरनेट पे इसके बारे में चेक करना चालू किया, तो मुझे पता ये चला कि ब्रांडेड जो दवाइयाँ होती है और जो नकली दवाई होती है, उनमें क्या अंतर होता है, क्या क्वालिटी का अंतर होता है। और मैंने ये देखा कि ये जो प्रोडक्ट किसानों तक कैसे पहुँचते हैं, तो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट सी&एफ एजेंट के पास आता है, फिर होलसेलर के पास आता है, फिर किसान के पास आता है। इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा मार्जिन का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और ब्रांड होने की वजह से वो ब्रांड अपना थोड़ा-सा पैसा ज़्यादा ही लेता है। तो वहीं पे एक सोचने में एक आइडिया आया कि यार अगर किसानों को हम लोग ब्रांडेड क्वालिटी जितनी क्वालिटी और लो प्राइस अगर हम प्रोवाइड करें और बीच में सभी मिडलमैन हट जाए, तो ये जो प्रोडक्ट है ये किसान को कितने कम रेट में मिल सकता है और जिससे उसका कितना फ़ायदा होगा। और इसी आइडिया के साथ मैंने अपना एक बिज़नेस आइडिया भी बिल्ड करना चालू किया। अब आइडिया तो सोच लिया, पर सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि यार पापा के पास तो पैसे नहीं थे। पापा ने मना कर दिया था कि आपको सिर्फ़ पढ़ाई करना है, बिज़नेस नहीं करना है। तो मैंने फिर सोचा कि चलो एक बार फिर से अपनी फैमिली से बात करते हैं। जब पापा को आइडिया बताया, तो बात आती है कि यार अब पैसे कहाँ से लाएँगे? क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे नहीं, ना पापा के पास पैसे थे, ना इतनी हिम्मत थी कि पापा को बोलूँ कि पापा आप मुझे पैसे दो। तो जब मैंने अपनी सेविंग, जैसे हर बच्चों के पास अपने-अपने कुछ पैसे होते हैं, तो मेरे पास करीब वो सेव करके 3000 रुपए थे, जो कि हम जैसे दशहरे पे पैर छूते हैं बड़ों के, या मैंने जैसे अभी 10th में अच्छे स्कोर किए थे, तो मुझे घर के बड़ों ने 2000 रुपए दिए थे कि आप कपड़े खरीद के ले आना। तो अब 3000 रुपए से बिज़नेस कैसे शुरू करना? तो मैंने थोड़ा और सोचा, रिसर्च करते हैं। मैंने अपने पापा के अलावा और किसानों से भी बात करना चाहिए कि यार अगर मैं इस टाइप का कोई बिज़नेस करता हूँ, तो उसका क्या रिव्यू है? और इसी के साथ में इंटरनेट में मैन्युफैक्चरर्स के बारे में भी ढूँढना चालू किया। जब मैन्युफैक्चरर के बारे में ढूँढना चालू किया, तो कुछ उसमें से ऐसे मैन्युफैक्चरर मिले जो थोड़ा-सा अच्छा काम कर रहे थे, उनसे कॉल्स पे बात करी मैंने। और जब देखा कि यार यहाँ पे तो काफ़ी बड़े पैसे लगेंगे इनसे ऑर्डर प्लेस करने के लिए, तो वापस सोच में पड़ गया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी कुछ बिज़नेस स्ट्रैटेजी से इन्हें अपने लेवल पे कन्विंस करूँ कि कैसे अगर आप हमें प्रोडक्ट देते हैं, तो आने वाले समय में बड़ा बिज़नेस बन सकता है और कैसे इससे आपकी कंपनी को भी फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा। और चूँकि एक ये 15 साल का लड़का बात कर रहा है, तो हर किसी की ये गौर करने वाली बात हो जाती है कि यार 15 साल का बच्चा इतनी बड़ी बात कर रहा है। तो वहीं पे मुझे एक मैन्युफैक्चरर मिले गुजरात के, जिनसे मैंने पूरी डील करी और उन्हें कन्विंस किया कि यार एक मिनिमम क्वांटिटी पे मुझे आप दीजिए, पहले मैं प्रोडक्ट टेस्ट करता हूँ, फिर मैं आपको बड़ा ऑर्डर प्लेस करूँगा। तो मैंने पहला ऑर्डर जो था वो करीब 5,500 रुपए का तो ऑर्डर था, पर मेरे पास पैसे 3,000 रुपए, तो मैंने पहले उन्हें 3,000 रुपए पे किए, फिर मैंने बोला कि मैं इसको टेस्ट करने के बाद आपको बाकी का पेमेंट पे करूँगा। तो मैंने पहला जो कस्टमर ढूँढा, वो अपना पड़ोसी, जो अपना मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, उसके पापा को ढूँढा। मैंने उन्हें पहला अपना प्रोडक्ट सेल किया और उस समय मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि अब मेरी जीवन की जो भी मेरा लक्ष्य था, मुझे जो भी अचीव करना था, बिज़नेस करना था, वो इस पूरे प्रोडक्ट पे तय था कि अगर ये प्रोडक्ट अच्छा हुआ, तो ठीक है, मैं आगे जा सकता हूँ और अच्छा नहीं हुआ, तो फिर क्या करूँगा? तो जब मैंने प्रोडक्ट दिया और जब 4 से 6 दिनों बाद मेरे पास उसका रिव्यू आया प्रोडक्ट का, जो कि बहुत पॉज़िटिव था, तो मानो मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। अब मेरे अंदर एक नया जोश, नई उमंग, नई ताकत थी और मैंने जो लक्ष्य को सोचा था कि मुझे अपनी फीस भरना थी, वो मुझे कहीं न कहीं लक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते दिख रहा था। तो मैंने जब पहली कमाई, उसके पापा ने मुझे पैसा दिया, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए मेरी मम्मी ने घर पे गुलाब जामुन बनाए थे। क्योंकि बचपन में मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो हमने इसी तरह से उसको सेलिब्रेट किया। और 15 साल की उम्र में, साल 2019 में
जी हाँ, साल 2019 में 15 साल की उम्र में मैं भारत का पहला व्यक्ति बना जिसे गवर्नमेंट ने 15 साल की उम्र में जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करा और 15 साल की उम्र में एक युवा को एक उद्यमी के रूप में एक्सेप्ट किया और मैंने इसी के चलते अपनी पहली फर्म एबीसी एग्रोकेम नाम से रजिस्टर्ड करी। अब मैंने जब फर्म रजिस्टर्ड कर ली थी, सभी चीज़ हो रही थी, अब एक नया चैलेंज आने वाला था। वो चैलेंज था स्कूल, क्योंकि गर्मी की छुट्टियाँ खत्म होने लगी थी, स्कूल और पढ़ाई दोनों चीज़ मैनेज करना। तो मैंने अपने जब दोस्तों से बोला, तो दोस्तों तो मना कर गए, भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ऐसा तो होता ही नहीं है। रिश्तेदारों ने भी यही बोला कि यार तू पढ़ने में अच्छा है, तू पढ़ाई कर, क्यों फालतू में पढ़ाई के साथ-साथ ये बिज़नेस का बोझ ले रहा है। पर मैंने जो लक्ष्य ठाना था कि अपने पिताजी की स्थिति, अपने परिवार की स्थिति और मुझे कुछ अलग करना था, उसी लक्ष्य के ऊपर मैं आगे बढ़ा और मैंने चूँकि हम सोचते तो हैं, बहुत कोई लोग सोचते हैं कि हमें कुछ अलग तो करना है, पर हम जो अलग करने के लिए जो हमें संघर्ष करना पड़ता है और बहुत से हमारे कम्फर्ट ज़ोन को छोड़ना पड़ता है, वो छोड़ना हर किसी के बीच में था। मैंने भी एक 15-16 साल के बच्चे के होने की वजह से कम्फर्ट मेरे लिए ज़ोन क्या था कि मैं स्कूल से आके क्रिकेट खेलने जाता था, मैंने अपना क्रिकेट खेलना बंद कर दिया। मैं दिन मोबाइल चलाता था, कंप्यूटर देखता था, वो मैंने बंद कर दिया। अपने दोस्तों के साथ दिन दिन भर बैठ के टाइम पास करता था, वो चीज़ें छोड़ दी। और जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो स्कूल में करीब 8:30 बजे मेरी स्कूल होती थी, मैं 6 बजे उठता था, 8:30 बजे स्कूल जाता था। स्कूल से करीब मैं जो भी स्कूल की एक्टिविटी होती थी दिन भर करता था। 3 बजे स्कूल से आता था, स्कूल से आने के बाद 4 बजे वापस रेडी होता था और अपने बिज़नेस का काम करता था, चाहे वो मार्केट में जाना हो, किसानों से मिलना हो, ये सब चीज़ें और करीब 8-9 बजे तक ये काम करता था। फिर आके वापस अपनी पढ़ाई करता था और करीब 12-1 बजे मैं सो पाता था। इस सब के बीच में मैं सिर्फ़ 5 घंटे ही करीब सो पाता था, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल तो हो रहा था, पर मैंने प्रयास किया कि मैं धीरे-धीरे इसे इम्प्रूव करूँ। पहले अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे अपने बिज़नेस को कम पैसे में डेवलप किया। तो मैं पहले क्या करता था कि अपनी साइकिल से नियरेस्ट जो 1-2 गाँव थे, उन गाँव में जाता था और जो किसान खेत में काम कर रहे थे, उनके पास जाके बैठ जाता था। मैंने अपना एक छोटा-सा एक पंप भी खरीद लिया था, चूँकि मैं किसान के पास जाता था, अपने प्रोडक्ट बताता तो था और प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन देने के लिए मैं क्या करता था, उसी पंप में दवाई डाल देता था और वहीं के वहीं उसको प्रोडक्ट के डेमो दे देता था। तो क्या होता था कि उससे जब मैं 3-4 दिन बाद वापस उस किसान से मिलता, तो अब मैं अपने प्रोडक्ट के रिज़ल्ट के साथ होता था, जिसमें मैं भी और कॉन्फिडेंट होता था और किसान को भी उस क्वालिटी पे भरोसा होता था और वहीं से फिर किसान से ऑर्डर लेके आता था। ना सिर्फ़ ऐसा शाम के समय तो किसान भी अपने-अपने घर चले जाते थे, तो मैं शाम के समय में किसान जो चौपाल पे बैठते थे, गाँव में अधिकतर लोग चौपाल पे बैठ के डिस्कशन करते रहते हैं कि हमने क्या फसल में उनके बीच चले जाता था और अपने प्रोडक्ट की जानकारी देता था। थोड़ी बहुत उनसे नॉर्मल भी आस-पास क्षेत्र में क्या हो रहा है, फसल के बारे में भी बातचीत कर लेता था और वहाँ से लोगों को कन्विंस करता था। अब प्रोडक्ट के ऑर्डर तो ले ली, अब आती है बात डिलीवरी की। तो डिलीवरी भी मैं इसी के माध्यम से करता था। जैसे ही मैं उस गाँव में जाता था, नए किसानों से भी मिलता था और जिन किसानों को प्रोडक्ट डिलीवर करना होता था, डिलीवर भी कर देता था। और साथ में उनको बताता था कि भैया आपके गाँव में इन किसानों ने भी प्रोडक्ट यूज़ किया, आप उनसे भी रिव्यू ले सकते हैं कि प्रोडक्ट कैसे थे। तो ऐसे स्ट्रैटेजीज़ से मैंने धीरे-धीरे बिल्ड बिज़नेस किया। पर आप सोचिए कि अब हर जगह ऑर्डर लेना और डिलीवरी करना, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं था। मैंने फिर वहाँ पे एक और आइडिया लगाया। मैंने क्या किया कि सोचा कि इन्हीं किसानों को क्यों ना मैं अपना स्टोर होल्डर बना दूँ। स्टोर होल्डर का मतलब ये नहीं कि मैं उनसे पैसे लेता था और फिर उन्हें प्रोडक्ट बेचता था। मैंने उन्हें बोला कि मेरा प्रोडक्ट का थोड़ा-सा स्टॉक आप अपने घर में रख लीजिए, ताकि आपके उस गाँव से कभी उस प्रोडक्ट की डिमांड आती है, तो आप एक काम करिएगा कि वहीं से वो प्रोडक्ट पिक कर लीजिएगा। जो भी पिक करना है, उस पे मैं आपको थोड़ा-सा कमीशन दे दिया करूँगा। तो ऐसे मैंने एकदम छोटे से सस्टेनेबल मॉडल से ज़्यादा मार्जिन भी नहीं देना पड़ता था और मेरे प्रोडक्ट की डिलीवरी भी मैनेज हो जाती थी। किसानों के साथ तो काम कर ही रहा था, उस बीच मैंने देखा कि एग्री रिटेलर्स के साथ में जो कृषि दुकानदार है, उनका भी काफ़ी अच्छा बड़ा बिज़नेस है। मैं इनके साथ भी मिलके अपना और बिज़नेस ग्रो कर सकता हूँ। तो मैंने दुकानदारों को भी अपने साथ जोड़ना चालू किया। मैंने उनके लिए भी कुछ 2 और नए प्रोडक्ट भी ऐड किए। तो दुकानदार भी साथ में बोलते थे कि यार तुम्हारे जैसी 1000 कंपनियाँ हैं, मैं तुमसे प्रोडक्ट क्यों लूँ? बहुत सारी कंपनियाँ हैं, आप क्या ऐसा अलग कर रहे हो? तो मैंने प्रोडक्ट में जो अलग किया मैं वो तो उन्हें बताता था। साथ में मैंने एक डिमांड करने का एक नया तरीका निकाला। मैं क्या करता था कि जिन किसानों को सैंपल देता था, उन्हीं किसानों को बोलता था कि अगर आप ये प्रोडक्ट की डिमांड उस दुकान पे जाके करोगे और अगर वो मुझे ऑर्डर देता था, तो मैं आपको उतनी क्वांटिटी की दवाई फ्री में दे दूँगा। तो ये मैंने एक फ्री मॉडल स्टार्ट किया था, तो जब भी वो किसान जाता था उसकी दुकान पे दवाई लेने, तो वो 1 बार जाए, 2 बार, 3-4 किसान जाए तो फिर उसको भी लगता था यार ये कौन-सा प्रोडक्ट है? और उसी बीच मैं जब उसके पास चले जाता था, बोलता था हाँ, आपके किसान आए थे माँगने के लिए और वो मुझे ऑर्डर देता था। ऑर्डर जैसे ही प्लेस होता, फिर वो किसान लेके जाते, तो क्वालिटी चूँकि प्रोडक्ट की अच्छी थी और मैं कंटिन्यूअसली खेतों में जुड़ा हुआ था। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट ये होती है कि जब आपका बिज़नेस ग्रो होने लग जाता है, तो लोग ज़मीन छोड़ देते हैं। पर मैंने ये नहीं छोड़ा, मैंने ज़मीन कभी नहीं छोड़ी। मेरा बिज़नेस आज करोड़ों में है, तब भी मैं आज भी किसान के खेत पे जाके उस मिट्टी में बैठता हूँ, उसके साथ बैठ के बात करता हूँ, क्या समस्या है और तब भी मैं ये करता था। ये मेरी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रही है उस पूरे बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए। तो ये चीज़ें चालू होने लगी, मेरा बिज़नेस काफ़ी अच्छा ग्रो होने लगा, लोगों का विश्वास मेरे पे बढ़ने लगा और 1.5 साल के अंदर मेरे बिज़नेस का टर्नओवर 40 लाख रुपए हो चुका था। आप सोचिए कि एक 16 साल का बच्चा
40 लाख रुपए का टर्नओवर कर रहा है। और जब मैंने अपना टर्नओवर व्यवस्थित हो गया, मेरा अपना बिजनेस एक अच्छे स्टेबल लेवल पे आ गया, तब मैंने अपनी मम्मी को उन्हें पहला गिफ्ट जो कि गोल्ड ज्वेलरी के रूप में दिया। जो मम्मी ने मेरे लिए, मेरी पढ़ाई के लिए, मेरे जीवन में मुझे आगे बढ़ाने के लिए अपनी सबसे कीमती, चूंकि एक महिला के लिए अपनी गोल्ड ज्वेलरी अपनी सम्मान के रूप में होती है, वो छोड़ने के लिए रेडी हो गई, तो उन्होंने दिया और उनके आंखों में एक अलग ही आंसू थे, अलग ही खुशी थी। वो एक अलग ही प्राउड की नज़र से मुझे उस समय देख रहे थे। तो एक दिन मैं जब स्कूल गया तो मेरी टीचर ने बताया कि एक इंदौर में एक स्टार्टअप इवेंट होने वाला है। अब स्टार्टअप के बारे में मैंने भी पहले सुना ही था न्यूज़पेपर में और काफ़ी ज़्यादा था, पर मुझे यही पता था कि स्टार्टअप का मतलब होता है फंडिंग। आप स्टार्टअप बनाइए, लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाएँगे, आप बहुत बड़ी कंपनी बना लेंगे, आपको करोड़ों रुपए का फंड मिलेगा। तो फिर मैंने उस टीचर को बोला कि आप मुझे डिटेल दीजिए, मैं उस इवेंट में जाता हूँ। मैं इंदौर गया उस इवेंट को अटेंड करने के लिए। वहाँ पे जो मैं सोच रहा था स्टार्टअप के बारे में और जो मेरी लर्निंग थी वो बिल्कुल ही अलग निकली। मुझे वहाँ से ये जानने को मिला कि स्टार्टअप में हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से कई बड़ी समस्याओं को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और कम समय में एक बड़ा बिज़नेस बना सकते हैं और करोड़ों रुपए की फंडिंग भी ले सकते हैं। अब मैं चूँकि किसी खेती-किसानी से जुड़ा हुआ था, किसानों के बीच में ही अपना बिज़नेस भी कर रहा था और परिवार भी उसी के बीच में था, तो मुझे उसी के बीच में एक आइडिया आया कि अभी क्या होता है ना कि किसान को ये नहीं पता होता कि मैं जो प्रोडक्ट ले रहा हूँ, वो किस दुकान पे अवेलेबल है, किस क्वालिटी का अवेलेबल है और क्या-क्या उसके रेट हैं। मतलब वो प्राइस कंपेयर नहीं कर पाते थे। और रिटेलर के साथ में भी प्रॉब्लम ये होती थी कि वो जब जो उनके ऑलरेडी किसान हैं, उनको तो प्रोडक्ट्स सप्लाई कर ही रहे थे, पर उन्हें अगर अपना बिज़नेस ग्रो ना करना होता था, नए किसानों को ऐड करना होता, तो वो कैसे ऐड करेंगे अपने फार्मर को? तो दोनों एंड पे समस्या थी। चूँकि मैं दोनों लोगों के साथ काम कर रहा था, तो बहुत अंदर तक इस समस्या को समझ पा रहा था। और किसान के लिए एक सबसे बड़ी समस्या ये भी थी कि वो फसल तो बना लेता था, पर जब बेचने जाता था तो उसके रेट भी नहीं पता थे और वही प्रोडक्ट उसको लेने के लिए अपने पास के शहर जाना पड़ता था, जिसमें उसका बहुत समय भी खराब होता था और उसका पैसा भी खराब होता था। जिसकी वजह से किसान का खर्च भी खेती में ज़्यादा हो रहा था और उस लेवल पे प्रोडक्टिविटी भी नहीं आ पा रही थी। इसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके साल 2021 में मैंने एग्रोस्टैंड टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत करी। एग्रोस्टैंड एक ऐसा टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म था, जो कृषि दुकानदार और किसानों को जोड़ता था, जिसमें किसान घर बैठे अपने प्रोडक्ट के प्राइस चेक कर सकते थे कि उन्हें जो प्रोडक्ट एग्री इनपुट खरीदना है, पेस्टिसाइड खरीदना है, वो किस दुकान पे अवेलेबल है, किस प्राइस का अवेलेबल है और अगर उन्हें किसी दुकान की प्राइस अवेलेबल अच्छी लगती, तो वहाँ से वो ऑर्डर करके घर बैठे डिलीवरी भी ले सकते थे। दुकानदारों का ये फ़ायदा था कि अब उनसे नए किसान जुड़ रहे थे, उनका बिज़नेस और ज़्यादा ग्रो कर रहा था, नए एरिया में भी उनका बिज़नेस ग्रो हो रहा था। पर वो कहते हैं ना कि आपका उद्देश्य कितना भी अच्छा हो, आइडिया कितना भी अच्छा हो, पर बिज़नेस ग्रो करने के लिए सबसे आखिरी में जो बात आती है, वो आती है पैसा। क्योंकि बिज़नेस कर रहे हैं तो पैसा तो बनना चाहिए। अब आइडिया अच्छा था, सब अच्छा था। अब आपको बताता हूँ कि हमने इसको फंडिंग कैसे करी, चूँकि पैसा तो बहुत ज़्यादा था ही नहीं। तो मैंने क्या किया कि मेरा जो मैन्युफैक्चरर था, वो मुझे प्रोडक्ट क्रेडिट पे देता था। मैं उसको किसानों और रिटेलर को सप्लाई करता था। उससे जो मेरे पास पैसा आता था, उसका कुछ हिस्सा मैं दे देता था अपने मैन्युफैक्चरर को और कुछ हिस्सा मैं वापस एग्रोस्टैंड में रीइन्वेस्ट करता था। तो ऐसे करके मैं एग्रोस्टैंड बिज़नेस का मतलब रोटेशन जो बिज़नेस का बोलते हैं, वो चलाता था। अब क्या हुआ कि इसी के बीच हमने बड़वानी में हमारा पहला ऑफ़िस भी सेटअप किया। हमारी 4 लोगों की टीम भी हो गई, इंक्लूडिंग मी, हम 4 लोग थे, काम कर रहे थे एग्रोस्टैंड प्रोजेक्ट पे। काफ़ी चीज़ें अच्छी होने लगी, पर हमारी समय के साथ-साथ जो प्लानिंग थी, जैसा मैंने आपको बोला कि पैसा बहुत उद्देश्य के साथ में ज़रूरी है, वो पैसा कहीं बनते नहीं दिख रहा था। इनिशियल लेवल पे काफ़ी लॉस मेकिंग हो रहा था स्टार्टअप और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम लॉस मेकिंग स्टार्टअप को फंड कर सकें। अब मैंने इसके बीच में कई इन्वेस्टर से भी बात करी, कई इन्वेस्टर के पास भी गया, उनसे बात करी कि पिचिंग भी काफ़ी लोगों को करी, पर कहीं-कहीं जगह मुझे रिजेक्शन भी मिले, कहीं जगह लर्निंग्स भी मिली। ओवरऑल मैंने इस पूरी रिजेक्शन को कभी भी फेलियर के रूप में नहीं लिया। फेलियर के रूप में लेता तो आज मैं और आगे जो बढ़ा वो बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने उसे लर्निंग के रूप में लिया कि यार जो भी इन्वेस्टर हमें चीज़ें बता रहे हैं, जो भी हमें हमारी लाइफ में जो भी प्रोसेस चल रही है वो पार्ट ऑफ एक लर्निंग ही है। और धीरे-धीरे, देखते-देखते मुझे बहुत दुःख हुआ और हमें एग्रोस्टैंड को बंद करना पड़ा। जी हाँ, 17 साल की उम्र में मेरा पहला फेल्ड स्टार्टअप हुआ और फेल्ड स्टार्टअप के साथ-साथ मैं साढ़े 9 लाख रुपए के कर्ज में भी आ गया। ना सिर्फ एग्रोस्टैंड फेल हुआ, एग्रोस्टैंड के साथ में एबीसी एग्रोकेम जो चल रहा था वो भी बंद हुआ। क्योंकि अब मैन्युफैक्चरर से तो मैंने बहुत सारा क्रेडिट पे माल ले लिया और जो पैसा किसान रिटेलर से आया वो तो मैंने अपने बिज़नेस में डाल दिया। अब मेरे पास तो पैसा ही नहीं था कि मैं उस क्रेडिटर के साढ़े 9 लाख रुपए की उधारी कैसे दूँ? तो बहुत बड़ा चैलेंज हुआ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मैं आ गया और मतलब बिल्कुल ही कुछ समझ ही नहीं रहा था। मतलब मेरे अंदर ये माइंडसेट था कि यार मैं तो अपने परिवार की स्थिति सही करने निकला था, अपने पापा का सहयोग करने निकला था और मैंने तो और उन्हें गड्ढे में डाल दिया और खुद को भी गड्ढे में डाल दिया। स्थिति ये थी कि यार मैं अपने दोस्तों के पास में जाके कई बार रोया हूँ कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? मेरे आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मैं कैसे अब आगे इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँगा? पर वो कहते हैं ना कि अगर आपका लक्ष्य
सही हो, अगर आपका उद्देश्य सही हो, अगर आपके लक्ष्य के लिए आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, तो कोई भी तकलीफ बड़ी नहीं होती और ईश्वर या भगवान आपके लिए वो रास्ता खोल ही देता है। तो मैंने खुद को अब एक कोशिश करी कि यार मैं एक काम करता हूँ, ये सब चीज़ें तो मैं सोचते रहूँगा। मेरे दोस्त ने बोला कि यार भाई तू एक काम कर, खुद को थोड़ा शांत कर और एक बार सोच कि क्या गलतियाँ हुई, कैसे हम उस गलती से निकल सकते हैं। मैंने एनालिसिस पे फ़ोकस किया। हम क्या होता है जब हम सक्सेस हो जाते हैं तो हम सीखने पे तो काफ़ी ध्यान देते हैं, पर अगर हम फेल हो जाते हैं तो हम एनालाइज़ नहीं कर पाते। तो जितना समय हम सक्सेस और सीखने में देते हैं, उतना समय अगर हम फेल होता है तो हमें एनालाइज़ पे भी देना चाहिए। तो मैंने खुद को एनालाइज़ करना चालू किया और वहीं से मुझे एक और आइडिया आया कि अब मैं इसको लोन को कैसे पे करता हूँ। तो मैंने क्या किया कि अपने जो कुछ खास किसान थे, बड़े किसान थे और कुछ खास रिटेलर थे, जो जो मुझ पे भरोसा करते थे, मैं उनके पास गया और मैंने बोला कि आप मुझे एक थोड़ा-सा पेमेंट एडवांस दीजिए। अगर आप मुझे एडवांस देते तो मैं उसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूँगा और उनको मेरी पूरी स्थिति बताई कि अंकल मैं ऐसे-ऐसे ट्रैप में फँस गया हूँ। तो बहुत से लोगों ने तो रिजेक्ट कर दिया कि यार हम तुझ पे क्यों भरोसा करें, क्यों रिस्क लें। पर चूँकि कुछ लोगों को मेरे काम पे विश्वास था, मेरा जो व्यवहार उनके साथ था, उस पे विश्वास था और मेरे उद्देश्य पे विश्वास था। तो उन लोगों ने मेरे परिश्रम को देखते हुए बोला कि ठीक है, हम तुम्हें थोड़ा-थोड़ा पैसा एडवांस देते हैं, तो हमें इसको इसके बदले डिस्काउंट देना। तो ऐसा थोड़ा-थोड़ा पैसा करके, इकट्ठा करके एक 17 साल के बच्चे पे लोगों ने साढ़े 9 लाख रुपए का भरोसा किया। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ 17 साल के बच्चे पे साढ़े 9 लाख रुपए का भरोसा किया। इसी पैसे से मैंने वापस अपने जो मैन्युफैक्चर था उसको पैसा दिया और वापस एक बिज़नेस रोटेशन की स्थिति में आया। साल 2022 में मैंने एग्रीवा ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत करी। अब मेरे अंदर एक नया जोश था, नई उमंग थी, नई एनर्जी थी और अब कुछ कर गुज़र जाने का जोश था। मैंने जो भी अपने जीवन में सीखा था, मेरी जो भी लर्निंग थी, अब वो मैं पूरा एग्रीवा में झोंकने वाला था। एग्रीवा में हमारा उद्देश्य था किसान खर्च आधा, उत्पादन ज़्यादा, दवाई भी विथ हवाई भी। हम एग्रीवा ऑर्गेनिक्स में किसानों को ऑर्गेनिक बायो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते थे। ना सिर्फ प्रोडक्ट प्रोवाइड करते थे, साथ में उन्हें ड्रोन टेक्नोलॉजी से भी हम जोड़ते थे। ड्रोन के माध्यम से हमने किसानों को एक नई टेक्नोलॉजी और उनकी बेहतर खेती, आसान खेती के एक नए आयाम उनके लिए स्थापित किए। हमने किसानों को कहा कि जो लोग हमारे प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, हम उनको फ्री ड्रोन टेक्नोलॉजी देंगे। मतलब आपको सिर्फ दवाई का पैसा देना था, छिटाई का आपको कोई पैसा नहीं लगने वाला था। ड्रोन के माध्यम से किसान अपना 90% पानी बचा सकते हैं, 95% समय बचा सकते हैं और 25% तक पेस्टिसाइड भी बचा सकते हैं। एक ड्रोन को 1 एकड़ कवर करने के लिए मात्र 10 मिनट लगता, वहीं एक लेबर पूरे दिन में सिर्फ 3 से 4 एकड़ कर पाता था और वहीं एक ड्रोन एक दिन में 30 एकड़ तक स्प्रे कर पाता था। ड्रोन का स्प्रे किसी भी फसल में किसी भी समय हो सकता था, क्योंकि बारिश के समय कीचड़ होता था तो वहाँ जा नहीं सकता था लेबर, या तो फिर फसल जब अपने प्रोडक्शन स्टेज पे आ जाती थी तो फसल काफ़ी बड़ी हो जाती, बीच में जगह नहीं होती थी निकलने की, तो ऐसे जगह लेबर से स्प्रे नहीं होता था या किसी भी अन्य टेक्नोलॉजी से स्प्रे नहीं हो पाता था, पर ड्रोन वहाँ पे कर सकता था। ड्रोन चाहे ज़मीन हो या चाहे पहाड़, वहाँ पे भी स्प्रे कर पाता था। तो इससे किसानों का तो काफ़ी भला होने वाला था और हमने इसी भले को देखते हुए पहले ही साल में लाखों रुपए का रेवेन्यू किया और 18 साल की उम्र में मैंने अपना बचपन का सपना पूरा किया। आप सोच रहे होंगे क्या? तो वो बचपन का सपना था कार में बैठने का। क्योंकि मैं जब बचपन में था तो मैं लोगों की कार्स देखता था। मैं कार में काफ़ी बैठने में मतलब मुझे बहुत पसंद था कि मैं भी कार में बैठूँ, पर उस समय हमारे पास कार तो हुआ ही नहीं करती थी। और कार ना होने की वजह से मैं हमेशा मम्मी को कहता था कि मम्मी मैं बड़ा होके ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनूँगा, और इसी सपने को मैंने 18 साल की उम्र में अपनी खुद की नई कार खरीद के पूरा किया। कारवां आगे बढ़ते गया, लोगों का विश्वास हम पे बढ़ते गया, हमारी मेहनत बढ़ते गई और 2023 में हमारी टीम और बड़ी हुई। हमारा टर्नओवर अब करोड़ों रुपए में हो गया था। हम करोड़ों का टर्नओवर करने लगे थे। जो टीम एक छोटे से गाँव से शुरू हुई थी, जिसमें सिर्फ एक अकेला व्यक्ति एक साइकिल से चालू हुआ था, एक मोटरसाइकिल से चालू हुआ था, वो आज 21 लोगों की टीम के रूप में बदल गया था। और हमारी कंपनी का टर्नओवर तो करोड़ों में था ही, हमारी कंपनी की वैल्यूएशन अब 50 करोड़ रुपए हो गई थी। ना सिर्फ हम टेक्नोलॉजी एंड पे ग्रो कर रहे थे, हमने कुछ नए बिजनेस सेगमेंट भी चालू किए, जिसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और कार्बन क्रेडिट जैसे प्रोजेक्ट भी थे। हमने किसानों को 15,000 एकड़ में 5,000 से ज़्यादा किसानों को फ्री ड्रोन सर्विस उपलब्ध कराई और इसके माध्यम से ना सिर्फ किसानों का भला किया, पर पर्यावरण को भी बचाया। हमने 18 लाख लीटर टॉक्सिक वाटर जमीन में जाने से बचाया और करीब-करीब 6,000 टन कार्बन इमिशन भी रोका। मेरा उद्देश्य ना सिर्फ एक अच्छे एंटरप्रेन्योर, एक अच्छे बिजनेसमैन के उभरना है, पर मैं अपने समाज के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य, जैसे मैंने किसानों के जीवन में कुछ बदलाव लाने का सोचा, ऐसे मेरे जैसे कई युवा जो एक छोटे से गाँव से आते हैं, जिनके परिवार में इतना ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होता जिसमें वो बिज़नेस कर पाएँ या कुछ लाइफ में बड़ा कर पाएँ। पर हाँ, वो मेहनत करने के लिए रेडी है, जिनमें जोश है, जिनमें उमंग है कुछ कर गुज़रने की और जो अपनी लाइफ में
हर चीज छोड़ सकते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ऐसे लोगों के जीवन में मैं बदलाव लाना चाहता हूं, उन्हें अपने साथ में आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैंने अपने पूरे जीवन में 10 से ज्यादा अवार्ड जीते हैं, 20 से ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में अपने आप को प्रेजेंट किया है, अपने जीवन की लर्निंग शेयर करी है, अपनी बिजनेस स्टोरी प्रेजेंट करी है। और इसी के बीच मुझे इंडिया के एक टॉप इन्वेस्टर, जो कि आपने हॉर्स टेबल में भी जिन्हें देखा होगा, महावीर जी, उन्होंने मुझे देसी फाउंडर का टैग दिया। देसी फाउंडर उन्होंने मुझे इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं गांव से आता हूं और मैंने वहां से सब कुछ बिल्ड किया। उन्होंने मुझे ये इसलिए कहा कि चाहे मैं जीरो था, चाहे मैं आज करोड़ों में हूं, मेरी जो मूल जो स्ट्रेंथ है, जो कि जमीन से जुड़े रहना, अपने किसानों से जुड़े रहना, या जिस भी डोमेन में मैं बिजनेस करूंगा उसकी धरातल पे जुड़े रहना, वो है। मुझे आज भी अपने किसानों के बीच में क्या बिजनेस चल रहा है, अपने रिटेलर के बिजनेस क्या चल रहा है, या अपनी टीम में क्या चल रहा है, ये सभी चीजों की जानकारी होती है। मैं आपको अब अंत में बताऊंगा कि मेरी सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी क्या रही। वो थी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में अगर अपने लक्ष्य प्राप्त करना है तो कंसिस्टेंसी, चाहे मैं अपने जीवन में गिरा, मैं फिर उठा, मैं फिर गिरा, दौड़ा, पर मैं कभी रुका नहीं, ये मेरी सबसे बड़ी ताकत रही। और इसी बीच में मैं डिसिप्लिन रहा, अपने काम के प्रति ईमानदार रहा, मैं जिन लोगों के लिए काम कर रहा हूं उनके प्रति ईमानदार रहा, इसी ने मुझे आज इस स्थिति पर पहुंचाया है। मैं अंत में आपको कुछ पंक्तियों के साथ में अपनी इस टॉक को खत्म करना चाहूंगा, जो कि है, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, वसुधा का कल्याण न भूले। मैं जो स्टॉक को और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक छोटे से गांव से आने वाले व्यक्ति को इतना बड़ा मंच दिया, और आज मैं इस मंच के माध्यम से अपनी पूरी जर्नी को आप लोगों के बीच में प्रेजेंट कर पाया, आप लोगों के बीच में रख पाया। ऐसी ही स्टोरी के लिए जो स्टॉक का बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे आशा है कि आप सभी मेरी इस स्टोरी को सुन के प्रेरित हुए होंगे और अपने जीवन में भी जो कठिनाइयां हैं, जो संघर्ष है, उसे पॉजिटिवली लेके कुछ कर गुजरने के लिए तैयार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।